और डी कंट्रोल ऑफ मंडीज के बारे में जो बात कही गई है और जो एक बड़ा भ्रम फैला जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। लेकिन आज का अगर एक सिनेरियो देखते हैं तो ये जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है और मार्केट एस्टैब्लिशमेंट है, वो एक दिन में नहीं होती है। किसी भी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए कम से कम एक डिकेड का पीरियड लगता है। और जो बड़ा भ्रम है कि मंडी बंद हो जाएगी, तो मंडी बंद होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके अलावा जैसे अभी बात चल रही है कि डिफरेंट विकल्प किसानों को मिल रहे हैं, उससे क्या होगा कि आज हम फिजिकल बाउंड्रीज जो एपीएमसी की थी उसके बाहर जाने का हम सोच रहे हैं। किसानों को एक नए आजादी के बारे में भी इन एक्टों के बीच में सोचा गया है, जैसे कि फार्म ट्रेड हो, फैक्ट्री जी। प्रीमाइसेस हो, साइलोज हो, कोल्ड स्टोरेज हो और उसके अलावा एनी काइंड ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को भी मार्केट के तौर पे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि एग्रीकल्चर मार्केट्स के लिए है। दूसरी बात ये है कि हम वर्चुअल मार्केट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, उसके तहत भी आज किसानों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए तकनीक उपलब्ध हो जाएगी, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ जाएगी और जस्ट जी। इन टाइम जो हम बात करते हैं उसके तहत एग्रीकल्चर में भी बड़े रिफॉर्म्स आने की एक संभावना खुली हो चुकी है। और सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो हम ट्रेडर्स की जो डेफिनेशन की गई है, तो एक छोटे किसी भी इंडिविजुअल जो पैन होल्डर है उससे लेके कोई भी कंपनी और कारपोरेट की तौर पे हर एक आदमी मार्केट में काम कर सकता है और एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन के तौर पे काम कर सकता है। तो हमने जो 3 चीजों के ऊपर बात कही, एक तो बात ये थी कि मार्केट्स मंडीज के बाहर जा चुके हैं, दूसरी बात ये है कि सप्लाई चेन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट हो रही है और तीसरी बात ये है कि ट्रेडर्स डेवलप हो रहे हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मार्केटिंग सिस्टम में आ रहे हैं। तो जी। इसके तहत मुझे लगता है कि एक पूरी मार्केटिंग इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। तो इसमें ये भी विकल्प हमें बताए गए कि जैसे चाहे किसी को एमएसपी के तौर पे माल बेचना है तो एमएसपी का पर्याय उसको उपलब्ध है, किसी को मंडी में बेचना है तो मंडी का भी पर्याय उसको खुला है और अगर किसी को मंडी के बाहर भी बेचना है, डिफरेंट विकल्पों के थ्रू अगर बेचना है तो वो विकल्प भी खुले हैं। तो जी। अभी तो हम डी कंट्रोल डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स की जो बात करते हैं उसके तहत काफी साफ नजरिया दिख रहा है और उसके तहत आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों का एक कैपेसिटी बिल्डिंग करते बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं एक तरीके से पुरानी व्यवस्थाएं खत्म नहीं की है, सरकार लगातार कह रही है नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई होगी। जी। एक बड़ा एक अहम विषय है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद कई बातों को साफ तौर पे आज कहा। आप किस तरीके से देखते हैं इस विषय को कि कई राज्यों में पहले से ही अलग अलग प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्थाएं हमने देखी चलती आ रही है और जिन राज्यों में चल रही है वहां पे अभी तक इसका विरोध नहीं था, लेकिन अब इस नए प्रावधान जिसको बहुत एक व्यावसायिक तरीके से बनाने की, प्रोफेशनल तरीके से बनाने की अप्रोच की गई है किसानों के हित में, उसके बाद एक विरोध दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में किस तरीके से? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात हम लोग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में कोई नया चीज नहीं है। अगर हम पुराने में फॉरवर्ड लिंकेजेस की अगर बात करते थे तो हमारे कुछ मार्केट जैसे कॉटन का मार्केट था हमारा, अभी भी सोयाबीन का जो मार्केट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पे थोड़ा सा चलता था। लेकिन आज हमें ये देखना पड़ेगा जो फार्म सर्विसेज की अगर हम लोग बात करते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आज थोड़ा दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे बैकवर्ड लिंकेजेस की अगर बात आती है तो प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज तक हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है और उसके काफी मॉडल्स भी डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट कारपोरेट्स के थ्रू भी यूज किए गए। जैसे अगर हम हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज की बात करते हैं, अगर हम उसके बाद फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं, हम डेयरी सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे हर एक कम्युनिटी का, हर एक इंडस्ट्री का विद इन एग्रीकल्चर एक अपना अपना डायनामिक्स है। जैसे पोल्ट्री सेक्टर है वहां पे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल आज एक्सप्लोर हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ही उसमें वैल्यू चेन डेवलपमेंट हो चुकी है, सप्लाई चेन भी एस्टैब्लिश हो चुकी है। हम अगर डेयरी की बात करते हैं, सबसे जो पेरिशेबल कम्युनिटी मिल्क जैसे कम्युनिटी है वहां पर भी जो कोऑपरेटिव्स का मॉडल है, उसमें आज हम अमूल की मॉडल की बात करते हैं, वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही मॉडल है। उसके बाद कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में भी इसमें आके डिफरेंट मॉडल को आगे लेके गए। जैसे हम पोटैटो की बात करते हैं, चिप्स बनाने वाली कंपनी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल करते हैं
और आज जो थर्मल प्रोड्यूसर कंपनीज भी आज सामने आ रही है, तो वो प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, किसानों को अच्छी आय मिले, अच्छा दाम जी। उसको मिले, तो ये सारी चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है, जैसे स्पॉट मार्केट्स हो, फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट्स हो, वो भी आज हम कॉन्ट्रैक्ट ही उसके लिए हम साइन करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किस तरीके से फायदा लेना है, जी। हर कमोडिटी में किस तरीके से हमें उसको एक्सप्लोर करना है, वो चीजों को आज स्टेक होल्डर्स को समझ के आगे बिल्कुल, लेके बहुत जाना है। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब ये कोई नई चीज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन इसको और बेहतरी से किसान हित में कैसे करना है, ये समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज एक जब इस बात पे अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखा, तो ये भी कहा कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे में जो व्यक्ति, जो ट्रेडर है, जो किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी कोशिश होगी उपज बेहतर हो। ऐसे में